नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपका और आपके दर्शकों का स्वागत है जी। संदीप जी, जस्टिस वर्मा बड़े दिनों से बचते चले आ रहे हैं। उनका मामला तो महाभियोग के लिए लोकसभा में भी है और वहां पर एक पैनल भी बनाया गया है। अब तो खबर ये आ रही है कि उस पैनल ने, जो इंक्वायरी पैनल ने, उन्होंने उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि 6 हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रखें। कार्रवाई तो उनके खिलाफ जनवरी में शुरू हो ही जाएगी। बिल्कुल, आपने सही बात कही। और बात यह है कि देश में लोग इस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इस मामले में हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 14-15 मार्च की घटना है और आज हम दिसंबर में आ गए हैं। तो यह तो सबसे बड़ी चीज़, तो एक अच्छी बात है कि कम से कम 2025 में ही हम कुछ आउटकम देख रहे हैं, और जिसमें गंभीर आउटकम हम कहेंगे, क्योंकि इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी इसमें कार्यवाही फिर एक बार संसद के पास वापस पहुंच जाएगी। और फिर वहां पर जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, 3 जजों की कमेटी जो आपने बताया है, इस 3 जजों की कमेटी में, जैसा कि जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 कहता है कि एक जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए और एक जूरिस्ट होना चाहिए। तो जो संवैधानिक या स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उस सभी को पूरा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने, शायद अगर आपको याद हो, 12 अगस्त को एक कमेटी बनाई थी और उसने अपनी जांच की। और जांच करने के बाद, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो 3 जजों की कमेटी जस्टिस संजीव खन्ना ने बनाई थी, जिसपे काफी विवाद हुआ था, और कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे कि भाई यह कानूनी नहीं है, या इसका लीगल स्टेटस नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठाया जा रहा था। यह बहुत ही मतलब एक हास्यास्पद बात थी वहां पर, हालांकि उसमें कुछ हुआ नहीं ज्यादा। तो उस कमेटी की फाइंडिंग्स को भी, जो 3 कमेटियां थी, तीनों में 3 हाईकोर्ट के जज, हिमाचल के, पंजाब हरियाणा के और कर्नाटका के, तीनों के चीफ जस्टिस जो थे उसमें शामिल थे, और उन्होंने अपनी 64 पेज की एक रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने इस बात को पाया था कि मतलब देयर इज समथिंग और देयर इज मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। सब चीजें आपको पता है, पब्लिक डोमेन में है वो सब बातें जो है, तो इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा आपके दर्शकों के सामने। लेकिन उस रिपोर्ट को भी इस कार्यवाही में हिस्सा बनाया गया है चार्ज का। तो जस्टिस वर्मा को केवल और केवल जो कमेटी है उसका ही जवाब नहीं देना है, बल्कि वह कमेटी जिसकी वैधानिकता पे जस्टिस वर्मा सवाल उठा चुके हैं उसका भी जवाब देना है। और उस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में जो चीजें दी है कि जो फर्स्ट रेस्पोंडेंट थे, जो पहली बार पहुंचे थे, जो फोटो क्लिक की गई थी, जो चंडीगढ़ में फोरेंसिक लैब से जांच हो चुकी है, जिसकी वैधानिकता की जांच हो गई है, जिसकी फोरेंसिक जांच हो चुकी है, मतलब उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है उसकी वैधानिकता पे, तो उन सब चीजों पर भी जस्टिस वर्मा को जवाब देना है। उस वीडियो पे भी जवाब देना है जो वीडियो बनाया गया था आग बुझाते वक्त। तो इन सभी सवालों के जवाब उनको देने पड़ेंगे। एक तरह से कहें कि जिस कमेटी को इन्होंने एक्सोनरेट करने की कोशिश की कि नहीं जी ये कमेटी लीगली सेटअप ही नहीं हुई है, उस कमेटी ने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं उस एविडेंस का भी जवाब जस्टिस वर्मा को इस कमेटी के सामने 6 हफ्तों के अंदर देना होगा। जी संदीप जी, जस्टिस वर्मा के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब भी तो खड़े हुए थे। उन्होंने ही कहा था कि ये जो इन हाउस कमेटी बनाई गई इलीगल थी। इसने जिस तरह से जांच चल रही थी और वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया वो भी गलत था, सबूत बिल्कुल सही नहीं थे। ये सारी बातें उन्होंने ही तो कोर्ट में कही थी। और तब भी हमने चर्चा की थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी की तरफ से बनाई गई कमेटी को ही टारगेट किया जा रहा है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की तरफ से, सिर्फ इसलिए ताकि जस्टिस वर्मा को वो महाभियोग की कार्रवाई से बचाया जा सके। सर, मतलब क्या हो रहा था कानून के मंदिर में ये सब कुछ? उस वक्त भी हम बड़े हैरान हुए थे और अब तो बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि उन्होंने जो फाइंडिंग्स दी थी उन पे भी तो जवाब देना पड़ेगा जस्टिस वर्मा को। अब किसकी मदद लेंगे वो? क्या अब भी सुप्रीम कोर्ट जाने का उनके पास कोई ऑप्शन है? नहीं, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी डांट खाना हो और जुर्माना लगवाना हो, इस तरह की चीजें अगर झेलनी हो, या जा करके जलील होना हो, तो इस सब के लिए तो दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। अदालत में जा सकता है और अदालत का गुस्सा झेल सकता है, क्योंकि आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई सहानुभूति अदालत से उनको मिलने वाली है। हालांकि अदालत का ये रुख देखना पड़ेगा कि मतलब
एक अदालत अपने ही फैसले के खिलाफ सुनने के लिए तैयार थी, और सुना भी उन्होंने, अपने ही निर्णय को सुन रही थी जो उसने खुद ही किए थे। ये बात अलग रही कि मतलब उसमें कुछ मटेरियल चीजें निकल के नहीं आई या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, देखिए, आपकी कमेटी लीगल हो इलीगल हो यह मैटर नहीं है, अगर एविडेंस सामने आ गए तो आपको जवाब देना पड़ेगा। सीधी सी बात है, लॉ इस पे क्लियर है। अगर कोई चीज डिस्क्लोजर आ गई है, कहते हैं ना कि आप अगर कानून के विद्यार्थियों से पूछेंगे तो कहा जाता है कि पुलिस की कस्टडी में कही गई किसी भी बात को अदालत में नहीं माना जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपने बता दिया कि मैंने मर्डर किया है और हथियार यहाँ पे छुपा रखे हैं, और पुलिस की कस्टडी से जाकर के उस हथियार को रिकवर कर लेती है, वह जिसमें आप मान रहे हैं कि हमने हत्या की है, वह तो नहीं माना जाएगा। लेकिन जो रिकवरी हुई है वो तो आपके खिलाफ एक सबसे बड़ी बात है कि जो वीडियो आए हैं, जो स्टाफ के बयान आए हैं, स्टाफ के बयान, सबसे बड़ी चीज जो इनके सेक्रेटरी रहे हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी, उन्होंने मतलब ये बात रिकॉर्ड पे आई है कि जस्टिस वर्मा से फोन पे बात करके इन्होंने अधजली नोटों को 15 तारीख की रात में ही हटा दिया। तो एक्टिव रोल दिख रहा है कि किसी तरह से सबूत नष्ट किए जाएं। इन सब का जवाब देना, मुझे नहीं लगता है कि दैट विल बी इजी टास्क फॉर एनी एक्यूज या क्रिमिनल और ए लॉयर। एक अधिवक्ता के लिए भी इसका क्या आप एविडेंस ला सकते हो, जो चीज आपके घर में जली है, जो आपके घर में बरामद हुई है। और सबसे बड़ी चीज, 3 जजों की कमेटी ने फाइंडिंग दी है भाई साहब, उस कमेटी की फाइंडिंग को आप कैसे झुठला सकते हो, जो कह रही है कि ही वाज इन एक्टिव कंट्रोल ऑफ दैट एरिया जहां पर वह पैसा रखा गया था। तो इस मामले में अभी जो चीज होगी, इस रिपोर्ट के बाद इनको 6 हफ्ते का टाइम मिला हुआ है, आप अपनी बात कहिए। अदालत की बनाई हुई जो लोकसभा अध्यक्ष की बनाई हुई कमेटी है, वह इस बात को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती। बट 3 जजेस कमेटी अगर इस कंक्लूजन पे निकलती है कि इनके पास कोई बचाव नहीं है, जो चार्ज हमने लगाए हैं वह प्राइमा फेसाई सही लग रहे हैं, तो वह कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को भेज देगी। लोकसभा अध्यक्ष के बाद वह कमेटी दोनों हाउसेज में जाएंगी बहस के लिए, वोटिंग के लिए, और एक मौका और मिलेगा जस्टिस वर्मा को यहाँ पर। देखिए, 2 बार इनको मौका मिल रहा है, एक बार आपको कमेटी के सामने अपीयर होने का मौका मिल रहा है, और एक बार सदन के अंदर भी आप अपीयर होकर के अपना मैटर डिफेंड कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ डिफेंडेबल मटेरियल है बचाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास बचाने के लिए कुछ नहीं है, तो अभी आप 3 लोगों के सामने जलील हो रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूं, जलील होना इसको, अभी आप 3 जजों की कमेटी के पास जलील हो रहे हैं, जिसका कहीं एविडेंस दिखाई नहीं दे रहा, लाइव नहीं हो रहा है। लेकिन फिर आप 750 सांसदों के सामने जलील होंगे। चॉइस इज योर्स कि आप अपना अपराध, अपना गुनाह इस कमेटी के सामने मान लेंगे, या फिर 750 सांसदों के सामने जाकर के अपने आप को निर्लज्जता से डिफेंड करना चाहेंगे। दोनों ही चीजें हैं, चॉइस इज योर्स। और ऐसे मामले में मुझे नहीं लगता है कि कोई अधिवक्ता भी चाहेगा कि ऐसे मामले को डिफेंड किया जाए जहां पर कहीं कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है, और ना ही कोई चीज ऐसी रिकॉर्ड पे आई है जिसमें अभी प्राइमा फेसाई कहीं से नजर आ रहा हो कि जस्टिस वर्मा जी इनोसेंट एंड ही हैज बीन फैब्रिकेटेड इन ए फॉल्स केस। अभी तक ऐसा कुछ नहीं निकल के आया है। जी अंजू जी। सर, आपको याद होगा जब ये 3 जजों की कमेटी जांच पड़ताल कर रही थी, तब भी सवाल बार-बार उठ रहे थे कि ये मैटर जो है ये दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं सौंपा गया, किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को क्यों नहीं सौंपा गया। उस वक्त भी ये अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब मामला था कि चीफ जस्टिस ने उस वक्त के संजीव खन्ना साहब ने 3 जजों की कमेटी बनाई और उस कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। आपने जैसे अभी कहा ना कि झूठा साबित करने की कोशिश की गई, तो कपिल सिब्बल साहब यही तो कर रहे थे, उस कमेटी की फाइंडिंग्स को ही तो झूठा साबित कर रहे थे। और अब उन्हीं उन्हीं फाइंडिंग्स पर जब उनके क्लाइंट जस्टिस वर्मा को जवाब देना पड़ेगा, सदन के अंदर खड़े होकर बताना पड़ेगा कि क्या है, तो तब क्या उनके बचाव के लिए आएंगे? क्योंकि एक तबका तो ऐसा है ना जो उनको बचाने के लिए आएगा। ये वो तबका है सर, जो हम भी जानते हैं, जिन्होंने चेन्नई में हाई कोर्ट के जज हैं, जो मदुरई बेंच के सुब्रमण्यम जी, उनके लिए इम्पीचमेंट लाने की तैयारी की, सिर्फ एक दिया जलाने के लिए। तो एक तबका तो है जो इनका बचाव संसद के अंदर भी करेगा। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था
जिसमें किरण रिजिजू साहब का वीडियो है, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि इस कार्यवाही के जरिए हम कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते कि सरकार का लाया हुआ इम्पीचमेंट है या महाभियोग है। हम चाहते हैं सदन का है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ है, और न्यायपालिका की गरिमा को बचाने के लिए। लेकिन उसी समय मैं अभिषेक मनु सिंघवी का एक बयान पढ़ रहा हूं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि यह चीज जो है भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है, एक तरह से कहें उनके कहने का कुल मिलाकर के अभिप्राय ये है। और वह एक तराजू से तौल रहे हैं जो हमारे प्रयागराज के मुख्य न्यायाधीश हुए थे, मुख्य नहीं, न्यायाधीश राजेश शेखर यादव। यादव, शेखर यादव ने जो विहिप के कार्यक्रम में बोला था, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बोली गई बात को और एक करोड़ों रुपए बरामद को, दोनों को एट पार देख रहे हैं माननीय। अब इसी से बैंक्रप्सी दिखती है, मेंटल बैंक्रप्सी आपकी, कि भाई आपको दिख नहीं रहा है कि एक क्राइम हुआ है और एक डिबेटेबल इशू है कि वेदर दिस पर्सन इज सेइंग राइट और रॉन्ग। और जो बात जिस शेखर यादव ने कही, मैं विषयांतर नहीं करना चाहूंगा, वह तो सभी लोग कहते आए हैं, अटल जी ने भी कहा है, हर कोई कहता है कि देश में अगर लोकतंत्र है, और किसी भी देश में कोई भी देश अगर सही तरीके से या किसी भी राज्य पे तरीके पे चलता है, चाहे वो अच्छे रास्ते पे चले चाहे बुरे रास्ते पे चले, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, आप चाहे अच्छे रास्ते पे जाए चाहे बुरे रास्ते पे जाए, दोनों में ही उसके बहुसंख्यक डिसाइड करते हैं कि उन्हें अच्छे रास्ते पे जाना है कि बर्बाद होना है। आप सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश का लीजिए। जब तक बहुसंख्यक चाहते थे कि सेकुलर राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तब तक हिंदू मुस्लिम साथ रह रहे थे, और जैसे ही वहां पर बहुसंख्यक चाह लिया कि अब इस्लामिक स्टेट बनना चाहिए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए। तो ये तो एडमिटेड फैक्ट है, जो जस्टिस यादव शेखर ने कहा यादव। है। अब जस्टिस यादव एक डिबेटेबल इशू की बात कर रहे हैं, और आप उसको महाभियोग ला करके उसको एक करप्शन के मामले से, जो क्राइम है, जो आंख के सामने दिख रहा है कि न्यायपालिका की आत्मा को झकझोर देने वाला एक्ट है, उससे एट पार आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन बातों से तो मुझे नहीं लगता है कि जनता में किसी तरह का, आपके जो वर्जन है, जो आपकी कहानी है, उस पे जनता कोई भरोसा करेगी, खास करके जो सिंघवी साहब कह रहे हैं या मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई जो कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जनता वह चाहती है कि जो जस्टिस वर्मा के घर जली हुई नोटें मिली हैं, उसमें आखिर अदालत ने क्या किया या देश की संसद ने क्या किया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी हम लोगों ने, शायद आपको याद हो, अभी 2-4 दिन पहले ही हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी, और आज ये सुनने में आया है खबर की, मतलब बात आगे बढ़ी है और अगले 6 हफ्ते के अंदर इस पे कार्यवाही आगे बढ़ेगी। और इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा इनको। आप इस बीच अगर रिप्लाई नहीं फाइल करते हैं तो योर राइट विल बी क्लोज्ड, और मैटर चला जाएगा सदन के अंदर। देन पार्लियामेंट विल डिसाइड कि आपके भाग्य के साथ करना क्या है। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि उनके पास खुले हैं कि वहां पहुंच जाएं कि भाई हमारी बात नहीं सुनी गई, हमको टाइम नहीं दिया गया, आप यहाँ टाइम दे दो, तो आप ले लो टाइम, क्या करना है। आपका ट्रायल तो 750 सांसद देखेंगे और पूरी दुनिया देखेगी उस चीज को जो है। जी, वो तो टीवी पे लाइव भी आएगा, सारी कार्रवाई आज की तारीख में लाइव होती है। पर एक चीज और है, आपको याद होगा कि जस्टिस वर्मा के मामले में ही कपिल सिब्बल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि न्यायपालिका के मामलों में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए राजनेताओं की तरफ से या सरकार की तरफ से, ये अलग मामला है। मतलब वो इम्पीचमेंट नहीं चाहते थे जस्टिस वर्मा का। लेकिन अभी आप देखिए, जैसे ये मामला आया है चेन्नई हाईकोर्ट की जो मदुरई बेंच में जस्टिस सुब्रमण्यम का मामला है, अब देखिए वहां पर तो ये खुद ही कूद कूद कर उनको इम्पीचमेंट के लिए ले जा रहे हैं। उस मामले में तो वो मामला क्या है सर? उस मामले में एक समुदाय को राहत दी गई कि हाँ वहां पर आप मंदिर में दिया जला लीजिए, लेकिन उस मामले को जातिवाद से जोड़कर जिस तरह से पेश किया जा रहा है, वहां पर तो ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि न्यायपालिका के मामलों में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, इम्पीचमेंट नहीं होना चाहिए, वहां तो इम्पीचमेंट पर ही अड़ गए। देखिए, एक बात कहूं मैं कि जो ब्रिटेन की महारानी के प्रति जिसका समर्पण है, या इटली वाली महारानी के प्रति जिसका समर्पण है, उसको जैसे कहते हैं ना कि जब भाजपा में आप मिलते हैं तो सुबह से शाम को एक बार मुंह से आपको कहना था जय श्री राम, निकल जाता है, नेचुरली निकल जाता है, राम राम लोग कह देते हैं, जय श्री राम कह देते हैं। उसीलिए कांग्रेस में एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए आपको एक बार सनातन को गाली देना ही देना होता है, और जो व्यक्ति गाली देता है उसको एक तरह से कहें तुरंत जो है हीरो बना दिया जाता है, और जो सनातन के समर्थन में बोलता है उसको तुरंत किनारे खसका दिया जाता है।
अभी मैंने एक केरल से बड़े मुखर सांसद हैं, काफी स्मार्ट हैं, हालांकि एज उनकी बहुत ज्यादा है, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, उन्हें भी किसी मंदिर में बड़ी सुंदर फोटो डाली। आप कितने ऐसे कांग्रेसी नेताओं को जानते हैं जिन्होंने मंदिर में पूजा पाठ करते हुए रेगुलर फोटो डालते रहे हो? कोई नहीं डालता। जानता है कि हम एक सीढ़ी तुरंत नीचे हो जाएंगे जिस दिन हम फोटो फेसबुक सोशल मीडिया पे कहीं डाल देंगे। तो बात यह है कि ऐसे मामलों पे तो तुरंत इनको दिख जाता है कि महाभियोग लाना चाहिए, ये सब किया जाना चाहिए, और फिर आप कहोगे वोट चोर गद्दी छोड़, फिर आप कहोगे कि भाई ईवीएम हैक हो रही। भाई आप देश की 80% जनसंख्या की या मतदाताओं की भावनाओं को समझ ही नहीं रहे हैं, उसको बार बार दुतला रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, एक तरह से कहें अपमानित कर रहे हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि 3/4 बहुमत आपको मिल जाए लोकसभा के चुनाव में, या देश के 30 राज्यों में 20 राज्यों में आपकी सरकार बन जाए। भाई कहां से वोट आपके फेवर में आएंगे? आप इस बात को तो सोचिए कोई भी। और इस चीज को कोई, मैं नहीं कह रहा, सभी लोग कह रहे हैं, कांग्रेस की इन हाउस कमेटियों में बात चल रही है, सब लोग आपस में बात करते हैं कि भाई किस मुंह से हम इन चीजों को कहें। तो आप मतलब दीपम का जो आदेश है उसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगी तो वहां पे कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है जिसको कहा जाए कि उन्होंने न्यायपालिका के सिद्धांतों का या न्याय के सिद्धांतों का किसी तरह से कोई अवलंघन किया हो। लेकिन अब उनको इस तरह से गला उनका घोटा जा रहा है कि कोई आगे से न्यायाधीश जो है बोलने की कोशिश न कर पाए। कानून में एक बात कही जाती है, यू क्रिटिसाइज जजमेंट नॉट द जजेज। और एक कहावत और भी है इसी के साथ, कुछ लोग जजमेंट कोर्ट में पेश करते हैं और कुछ लोग, वो अधिवक्ताओं के लिए कहा जाता है कि कुछ अधिवक्ता कोर्ट में जजमेंट पेश करते हैं और कुछ अधिवक्ता जजों का मेंट समझ लेते हैं। तो जो जजों का मेंट समझने वाले अधिवक्ता लोग थे, उन लोगों को अब दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेंट तो भाई तभी मिलेगा जब आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर रहेगी, सीधे आमने सामने आप रहेंगे। वहां थोड़ी रहेगी जब एक पेपर रहेगा कि भाई आप अपना ग्राउंड बताओ, क्या अर्जेंसी है, हमारी रजिस्ट्री उसको देखेगी। जज साहब तो वहां देख नहीं रहे हैं। लेकिन 1 to 1 जहां पे है वहां तो भाई मेंट मिल गया, जज और मेंट मिल गया, वहां जजमेंट हो गया आपके फेवर में। तो ऐसे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो बात यह है कि आप क्रिटिसाइज करिए, जजमेंट को क्रिटिसाइज करिए, जजों को क्रिटिसाइज मत करिए। कोई भी जज, और आपकी न्यायिक प्रक्रिया पूरी ऐसी बनी हुई है, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट के खुद के फैसले, क्यूरेटिव पिटीशन में आप सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को फिर से एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। बिल्कुल। कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया फाइनली, उसके बाद भी, और क्यूरेटिव की खूबसूरती मैं आपको बता दूं कि उसमें 15 मिनट मैंडेटरी रूप से बहस करने का मौका मिलता है अगले को। ये सब चीजें आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए। वैसे तो लोग जानते हैं कि 95% एसएलपी जो एडमिशन के लिए आती है तो पहले दिन ही उड़ जाती है। लेकिन जब क्यूरेटिव में कोई मैटर फाइल होता है तो वहां पर अदालत टाइम फिक्स करती है कि 11:15 से 11:30 यह मैटर सुना जाएगा। वो 15 मिनट आपके लिए रिजर्व है। अदालत अपने फैसले को जब पुनर्विचार के लिए लाती है तो कहती है भैया पूरी तरह से हम तुमको टाइम दे रहे हैं, अपनी बात कह लो। लेकिन आप जजमेंट को क्रिटिसाइज करो, आप जजों को क्रिटिसाइज करने पे लग जाते हैं। आखिर राम जन्मभूमि का मामला में क्या बोला हमारे चंद्रचूड़ जी ने? भाई दुनिया का हर आदमी धार्मिक होता है, जो आस्था रखता है, कोई भी काम करता है, हर कोई करता है धार्मिक व्यवस्था के साथ। अब उसको कहा जा रहा है कि आस्था पे फैसला दिया गया। अरे भैया 1000 पेज की जजमेंट पढ़ लो ना उठा करके, चैट जीपीटी में गूगल से ट्रांसलेट कर लो, अगर अंग्रेजी नहीं आती है उर्दू में ट्रांसलेट कर लो, अरबी में, फारसी में, जिसमें करना हो कर लो, तमिल तेलुगु मलयालम जिसमें करनी है कर लो। लेकिन आप तो कुछ करोगे नहीं, बस किसी ने कह दिया वही आपने ले लिया, राग गाना शुरू कर दिया कि जजमेंट जो है भावनाओं पर दे दिया गया। अरे भाई भावनाओं पे देना होता तो 50 पेज में फैसला आ गया होता, 1000 पेज लिखने की जरूरत नहीं थी वहां पे। बिल्कुल। और जैसे आप कह रहे हैं ना, मेजॉरिटी से फैसले होते हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की खंडपीठ बैठती है या 3 जजों की बैठती है या 7 की बैठती है, तो वहां पर भी तो मेजॉरिटी से फैसला होता है। अगर 5 जज एक तरफ हो, 2 एक तरफ हो, तो 5 जजों की सुनी जाती है ना। 3 में से अगर 2 एक तरफ हो तो 2 की सुनी जाती है ना। तो वहां पर भी तो मेजॉरिटी से फैसला होता है। क्या गलत कहा था जस्टिस शेखर यादव ने?
तो मैं तो यही समझना चाह रही हूँ आपसे कि इस तरह की बातें करके जब इस तरह आप जस्टिस वर्मा को डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, इन हाउस कमेटी पर सवाल उठाते हैं सर, तो कितनी छिछालेदार हुई है जस्टिस वर्मा के मामले में न्यायपालिका की। अगर मेरे या आपके घर में ऐसे नोट मिल जाते तो हम आज ऐसे बैठकर बात कर रहे होते, कब के नप गए होते। और वो अभी भी आजाद बैठे हैं, अभी भी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में तनख्वाह ले रहे हैं, बंगला मिला हुआ, दिल्ली का बंगला भी उनका उनके पास है, इलाहाबाद का बंगला भी उनके पास है। ये तनख्वाह कहां से आ रही है सर? टैक्स के पैसे से आ रही होगी ना। नहीं, जो सबसे बड़ी आप कह रही हैं कि भाई जस्टिस वर्मा के मामले में कि ये पैसे किसका है, टैक्स पेयर का ही तो है, हाँ। और इसकी जवाबदेही किसकी होगी। और जो बहुमत वाली बात आपने कही, भाई सदन के अंदर फैसला भी तो बहुमत से होगा कि आपके ऊपर महाभियोग बनता है कि नहीं बनता है। संविधान का प्रावधान कहता है ना कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से होना चाहिए। आप कह हाँ। दीजिए 1/4 से हो जाएगा, 1/4 से करवा लीजिए, कह दीजिए मान लेंगे हम, हमारा गुनाह है। तो दुनिया के हर फैसले बहुमत से ही होते हैं, चाहे संसद का कोई कार्यवाही हो, चाहे सरकार के विश्वास मत का प्रस्ताव हो, न्यायालयों के फैसले हो, और किसी भी देश का। मैंने सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि भाई देश को बनाना हो, बिगाड़ना हो, अच्छे रास्ते पे ले जाना हो, बर्बाद करना हो, सब फैसले मेजॉरिटी ही लेती है। और एक मेजॉरिटी, सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपके बांग्लादेश का दिया कि आज अपने देश को बर्बाद करने पे लगी हुई है, वही मेजॉरिटी कभी थी कि पाकिस्तान से अलग होकर के अपने देश की आजादी के लिए लड़ी। तो बिल्कुल। बहुमत हमेशा फैसले करता है। और अगर सनातनी इस देश को आगे ले जा रहे हैं, हर बड़े मुकाम को हासिल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या इस तरह से यूनिकॉर्न खड़ी कर रहे हैं, तो इस पे किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? आप भी करो ना, कौन रोक रहा है आपको? अजीम हसन प्रेम जी ने खड़ी की है, कोई उनको कुछ कहता तो नहीं है, हर कोई उनको सैल्यूट करता है। तो आप भी उस तरह की कोई इंडस्ट्री खड़ा करो, लोगों के लिए रोजगार दो। लेकिन बातों को आप डेविएट जब करोगे मुख्य मुद्दे से, तो जनता, आज सोशल मीडिया का समय है, कोई बात छुपने वाली तो है नहीं, हर चीज पब्लिक डोमेन में आ जाती है देर सवेर। लेकिन अब आपको लगता है कि जस्टिस वर्मा बचते बचाते बुरी तरह से फंस गए हैं, अब कोई रास्ता उनके सामने नहीं है, और साथ ही साथ जो जो एक पर्टिकुलर तबका था जो उनको बचाने की कोशिश कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में जा जाकर, वो भी बेनकाब होने की कगार पर पहुंच गया है कि करप्शन के मामले में कैसे बचाव किया जा रहा था उनका। नहीं, वो तो हार मानने वाला नहीं है। वो तबका अंतिम जलालत तक अपनी प्रयास करेगा, अंतिम जलालत तक अपने प्रयास करेगा, क्योंकि उसका काम है भाई, एक एडवोकेट का काम होता है कि अपने क्लाइंट के लिए अंतिम समय तक लड़ना। उसका कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, मैं साफ साफ कह रहा हूं। और अगर क्लाइंट मेरा तैयार है तो मैं लड़ूंगा। अब कुछ लोग सिद्धांतों वाले होते हैं कि भाई एक समय के बाद मैं इस मामले को नहीं करूंगा। जैसे मेरा सिद्धांत है, अगर पाक्सो का कोई मैटर होगा, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल की बच्चियों के साथ कोई रेप का मैटर है, तो मैं एक्यूज को डिफेंड करने के लिए खड़ा नहीं होऊंगा। कोई देशद्रोही है, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है, उसके लिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी मिले, चाहे। इसलिए तो आप कुछ बेसिक सिद्धांत बना के चलते हैं, तो अगर आप सिद्धांत बना के चल रहे हैं तो बात वेल एंड गुड है। अदरवाइज एडवोकेसी कहती है कि आप लास्ट मोमेंट तक, अगर आपका क्लाइंट तैयार है तो आप उसके डिफेंड करने के लिए तैयार रहिए। लेकिन सवाल मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब वोटिंग का वक्त आएगा, तो आपको लगता है कि जो राज्यसभा सांसद भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, वो वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे? क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है, मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या लगता है आपको, बहस में भी हिस्सा ले सकते हैं और वोटिंग में भी हिस्सा लेंगे, डबल ड्यूअल जिम्मेदारी निभाएंगे? देखिए, यह तो बहुत ही मतलब डिबेटेबल इशू है, और मैं बार बार कहता हूं कि ये तो हमारे फेडरलिज्म पे एक धब्बा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमारा जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसमें कहता है कि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। और संविधान में बकायदे लिखा भी हुआ है कि संविधान, संसद में क्या हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है उसकी चर्चा सदन में नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि जब एक व्यक्ति यहाँ पे राज्यसभा के रूप में रहता है और दूसरी वहां जाकर के न्यायपालिका में अपना क्लाइंट के लिए आर्ग्यू करता है, और उससे भी बड़ी बात आ जाएगी कि जब वो एडवोकेट के तौर पे भी खड़ा होगा और वोटिंग के लिए भी खड़ा होगा, तो ये सब चीजें हैं जो काफी विरोधाभास वाली हैं। और हो सकता है कि एक राउंड ऑफ लिटिगेशन, राउंड ऑफ कोर्ट
ब्रेन स्टॉर्मिंग, अदालत को एक बार ब्रेन स्टॉर्मिंग इस विषय पे भी करना पड़े कि भाई जो अधिवक्ता राज्यसभा या लोकसभा, लोकसभा तो नहीं लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो लोग अगर वोट करना चाहें तो क्या उनको राइट मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरह से कहें कि न्यायपालिका के कार्य में दखल हो जाएगा। तो इस पे भी हो सकता है एक राउंड का लिटिगेशन हो और कोर्ट कोई फाइंडिंग इस पे भी दे जो है, क्योंकि इस बात पे भी लोगों के अंदर एक समझ डेवलप हो रही है कि यह चीज जायज नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जायज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि 6, 7, 8 महीने हो गए इस मामले को लटके हुए और ये मामला संसद में भी, लोकसभा में भी काफ़ी पहले पहुँच गया था। तो ये जो देरी हो रही है अब कम इस पर भी सवाल उठते हैं कि जल्दी से क्यों नहीं निपटाया गया? क्योंकि कहते हैं कि जब एक बार में सेशन बैठता है उसी वक़्त महाभियोग का केस या प्रस्ताव रखा जाता है और तभी बहस होती है, तभी फैसला भी हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको लगता है कि मामला लटकता चला गया किन्हीं वजहों से? नहीं नहीं, इसको लटकना मत कहिए। देखिए आपको मैं बताऊं, जैसे जस्टिस अरविंद कुमार जी हैं, अब उनसे पूछा गया होगा ना, भाई मैं आपको कमेटी में रखना चाह रहा हूं, क्या आप टाइम दे पाएंगे इस काम के लिए? हुँ, फिर उनके लिए टाइम फ्रेमवर्क डिसाइड हुआ होगा, फिर तीनों लोगों को डिसाइड किया गया कि आप तीनों लोग मिल सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं और भाई सारी चीजें कनेक्ट करनी है, इकट्ठा करनी है, फोरेंसिक से रिपोर्ट आई होगी, सब चीजें तो केस को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना पूरा होमवर्क किया होगा। तो जो भी समय लगा है अभी तक का, उसमें मुझे कहीं तरह से मनसा पे कोई सवाल नजर नहीं आता है। और अगर 5 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ने कमेटी फॉर्म की है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आते आते एक तरह से कहें कि मैटर इसी स्टेज पे पहुंच गया है, अब इसमें समय नहीं लगना है। और कहते हैं ना कि सर जब न्यायपालिका का मामला हो तो फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं कि कहीं एक अनदर राउंड ऑफ लिटिगेशन के लिए गुंजाइश ना बच जाए उसमें जो है। जी। सर इम्पीचमेंट होगा, बहस होगी, हट जाएँगे वो अपने पद से, यही होगा। लेकिन वो जो करप्शन किया है, वो जो पैसा था, किसका था, कहाँ से आया था? क्या ये पहेली भी सुलझ पाएगी? क्या इम्पीचमेंट के बाद एफआईआर भी दर्ज होगा? यह गंभीर सवाल है अंजू जी। यह देश की जनता ही ये सवाल पूछेगी और देश की जनता ही दबाव बनाएगी, तो इस पे कदम आगे लिया जा सकेगा, नहीं तो हासिल क्या होगा एट लास्ट? भाई अगर आप 60-62 साल में रिटायर हो जा रहे हैं और रिटायर होने के समय आपको हटा दिया जा रहा है और आपने करप्शन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सही मायने में इनकी तो जब्ती होनी चाहिए। आय से अगर अधिक, स्रोत से अधिक आय इनकी है और सारी पता लगती है तो सारी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना छोड़ा जा सकता है। भाई आज की तारीख में एक जवाबदेह सरकार है और जवाबदेह न्यायपालिका है, मैं दोनों बात कर रहा हूँ। हुँ, तो जहां पर दोनों पहिए जो आगे के हैं, जो 4 पहिए कहे जाते हैं, तो आगे के जो 2 पहिए हैं वो काफी मजबूत हैं, एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और देख के चलते हैं। तो जब जिस गाड़ी के आगे के दोनों पहिए सही होते हैं, उस देश का कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकता, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और जिस तरह से चीजें हो रही हैं पिछले 2-3 सालों से हमने न्यायपालिका में भी देखा है डेवलपमेंट, खास करके डिजिटल इंडिया और बाकी सारी चीजें जो है नई-नई चीजें इनोवेट हो रही हैं। और सबसे बड़ा तो आपने देखा शपथ ग्रहण में जो बुला लिया गया कई देशों को, चीफ जस्टिसेज को और बाकी सारी चीजें अभी सूर्यकांत जी के शपथ ग्रहण में। तो इन सब से तो दिखता है कि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही एक जवाबदेह तरीके से काम कर रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज जरूरी थी न्यायपालिका की तरफ से ही, क्योंकि न्यायपालिका के पास सदन जैसा कोई हाउस तो है नहीं कि जहां पे बहस हो रही है लोग लाइव देख रहे हैं। उसको अपने जजमेंट के थ्रू ही बोलने का मौका मिलता है। तो जजमेंट से बोलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जजमेंट जो है ओरल फॉर्म में नहीं आता, रिटन फॉर्म में आता है। वीडियो आएगा, लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, लेकिन मैंने कहा ना 1000 पेज के जजमेंट में राम मंदिर में लिखा गया किसी ने नहीं पढ़ा। हुँ। तो जहां पे पढ़ने की गुंजाइश कम रहती है वहां पे नरेटिव बड़े आसानी से गढ़े जा सकते हैं। सदन की कार्यवाही पर आप नरेटिव नहीं गढ़ सकते, लेकिन न्यायपालिका की कार्यवाही पर आप नरेटिव गढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जजमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर वहां से फैक्ट ला के आपको देने पड़ेंगे, और जब तक आप फैक्ट देंगे तब तक पता चलेगा कि एक नरेटिव स्टेब्लिश हो चुका है। हुँ। तो ऐसे में अब देखिए हर चीज पे तुरंत जवाब आ रहे हैं। आप देखिए जब से जस्टिस सूर्यकांत जी आए हैं, हर बात पे उन्होंने तुरंत जवाब दिया है। आपने बिल्कुल। मेंशनिंग बंद कराई, मेंशनिंग बंद के बाद साफ साफ कह दिया हम जुर्माना भी लगाएंगे अब अगर नहीं सुधरोगे तो। ठीक है? तो ये नहीं है कि कोई एक चीज हो जा रही है फिर अगला सो रहा है, नहीं, एक्टिव है, जगे हुए हैं, गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही है। और मुझे लगता है कि जस्टिस वर्मा के मैटर में भी जो बात आपने उठा दी, हो सकता है यह बात माननीय संसद सदस्यों के पास पहुंचे कि भाई क्या यही हम
उम्मीद रख रहे हैं सदन से कि इससे भी कुछ और, क्योंकि बिल्कुल। यह एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं, यह एक क्राइम है, एक अपराध हुआ है देश के लोकतंत्र में, देश के टैक्स पेयर के साथ, और खासकर उन फैसलों के प्रति जो न्यायपालिका की आत्मा को झकझोर रहे हैं। उस शब्द में जब वो कहता है महात्मा गांधी जल रहे हैं, फायर सर्विसेज वाला जो कहता है ना कि महात्मा गांधी जल रहे हैं, वो सोचिए जो व्यक्ति गांधी को प्रेम करता है, संविधान को प्रेम करता है, ईमानदारी से अपनी एक एक दिन की रोजी रोटी कमाता है, उसके लिए वो कितना कष्टप्रद बात होगी कि हम 10,000 रुपए के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और अगले के पास नोटें जल रही हैं। हाँ, वोट जल तो रही दोनों हैं। ही है ना, देश के लोकतंत्र में एक सिक्योरिटी गार्ड का और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का वोट दोनों का तो बराबर है 140 करोड़ की जनता में, तो उम्मीद तो दोनों से सेम होनी चाहिए ना। सर वोट बराबर है, अधिकार बराबर है, न्याय के सामने सब एक है, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं ना। लेकिन जस्टिस वर्मा के मामले में हमने ये नहीं देखा अभी तक। नहीं तो जो एक बात आम आपने आदमी उठाई है, एक आम आदमी अगर एक क्राइम करता सर तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती। सवाल फिर वही है, घूम फिर के हट जाएंगे पद से, सारी की सारी सेवाएं उनको जो भी उनको बेनिफिट्स मिलेंगे वो मिलते रहेंगे। आपने जो लेकिन बात उठा दी अंजू जी, आपके दर्शकों के माध्यम से मुझे लगता है कि माननीय सांसदों तक जरूर पहुंचेगी, और माननीय सांसद तक अगर बात पहुंचेगी तो दे विल नॉट स्पेयर। आज की तारीख में जो संसद में एक माहौल है, 40 से 45% सांसद पढ़ने वाले हैं, जाते हैं संसद की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। आपको लगता होगा कि नेता हैं और फोटो खींच रहा है, घूम रहे हैं, टहल रहे, घूम टहल नहीं रहे, वो बैठ के पढ़ते हैं और पढ़ के अपने मंत्री को हेल्प करते हैं, अपने नेता को हेल्प करते हैं कि लीजिए यहाँ यह मटेरियल लिखा हुआ है। तो जो लोग ये मेहनत करते हैं ना, उनको जब ये वीडियो मिलेगा आपका और लिखेगा कि भाई जनता के मन में तो भी सवाल आ रहा है ना कि भाई इनका रिमूवल हो गया, अंत में हुआ क्या, हुआ क्या? क्या क्यों नहीं हुई, क्या एक आम आदमी भी होता तो सिर्फ उसकी नौकरी ले ली जाती? अगर करप्शन का मामला होता, कोई तहसीलदार होता, कोई लेखपाल होता, तो क्या उसे सिर्फ नौकरी से हटा दिया जाता? सवाल तो उठेंगे ना कि अगर लेखपाल को सिर्फ नौकरी से हटा करके नहीं बल्कि उसको जेल के अंदर डाला जाता, तो कहां से इम्यूनिटी इनको मिली हुई है कि आप इस लेवल के भ्रष्टाचार जो कि संसद में स्टेब्लिश हो जाएगा, जो संसद देश के लोकतंत्र के मंदिर में स्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद भी आप फ्री घूमेंगे? मुझे नहीं लगता है। अदालत और 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 जी सर जिसकी शुरुआती जांच की है इस देश के 3 राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, सारे सबूत उनके पास भी हैं। सब कुछ तय करके तो उन्होंने माना था कि वो जगह उनके अधीन आती थी और वो पैसा भी उनका है। ये उन जजों की कमेटी ने कहा था, जिसको इन हाउस कमेटी का नाम दिया गया। तो सर सब कुछ तो पानी की तरह साफ है, लेकिन फिर देश की जनता चाहेगी कि इम्पीचमेंट हो गया तो उसके बाद एफआईआर दर्ज हो, और एक क्रिमिनल के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, एक आम आदमी के पास से अगर पैसा मिले उसके खिलाफ जिस तरह का व्यवहार होता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, वो सब इस मामले में भी होना चाहिए। और इनकी पुरानी फाइलें भी खुलनी चाहिए, कौन कौन से मामलों की के फैसले इन्होंने दिए हैं, क्योंकि बहुत लंबा खेल है। वो पैसा कहां से आया, ये तो बहुत जरूरत है इस वक्त देश की न्याय व्यवस्था को इस मामले की गहन पड़ताल करने की। इम्पीचमेंट हो जाने से कुछ नहीं होने वाला, उसके आगे एफआईआर वगैरह हो तब बात बनेगी। लेकिन चलिए, अभी 6 हफ्ते का टाइम दिया गया है सर, देखते हैं कि उसमें क्या होता है, क्या जवाब देते हैं ये, और मामला आगे कैसे बढ़ता है जनवरी के आखिरी हफ्ते में। लेकिन देश की जनता यही चाहती है कि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो जस्टिस वर्मा के खिलाफ। आपने सर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे हर सवाल का जवाब आपने इस डिस्कशन में दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। अंजू जी, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने धैर्य से सुना। जी।